हैं जी। लीज़ की ही बात करते हैं आगे। लास्ट हमने काफ़ी तफ़सील में डिस्कशन कर ली थी, लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हमने फाइनेंस स्केड्यूल हमने इसका मोटर से स्केड्यूल जो है उसको सीखा कि हम किस तरह से बनाते हैं, वो हमने वहाँ पे देखा। हमने एंट्रीज़ जो है उनको पास करना सीख लिया था। अब हम ज़रा आगे चलते हैं और आगे हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे थोड़ी-सी मज़ीद चीज़ों की। लीज़ से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं कि लेसी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं लेसी के अकाउंट्स, तो लेसी की बात ही करेंगे क्या है, किस तरह से है। देख रहे हैं होंगे। तो सबसे पहले है कि हमने लीज़ रिकॉर्ड कब करनी है, दैट इज़ एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज़। तो कमेंसमेंट डेट क्या होगी, उसको हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि कमेंसमेंट डेट क्या है। तो कमेंसमेंट डेट पे आपने क्या करना है, बेसिकली लेसी ने अपना राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट जो है वो रिकॉर्ड करना है, और उसने अपनी लीज लायबिलिटी जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। अब कमेंसमेंट डेट क्या होती है, वो डेट जिस पे लेसर जो है अपने एसेट को अवेलेबल फॉर यूज कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, कमेंसमेंट डेट जो है वो कह रहे होते हैं। जिस डेट के ऊपर लेसर ने एसेट को दिया वो आपकी कमेंसमेंट डेट है। कमेंसमेंट डेट पे जब हम अपना ROU रिकॉर्ड करेंगे, तो हम किसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, इनिशियल मेजरमेंट वो हमारी किसके ऊपर होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पे होती है। किसके ऊपर होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स के ऊपर जो है हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और लीज पेमेंट्स क्या होती है, ये जो ओवर द टर्म आप पे करेंगे उनको हम क्या कहते हैं, लीज पेमेंट कह रहे होते हैं। अभी ये जो हमने बातें की हैं, अभी जो हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इन बातों के सवालात जो हैं वो हमने वहाँ पर डिस्कस आउट कर लिए थे। हम वो सवाल सारे वहाँ पे डिस्कस करके बैठे थे। अभी जो हम बातें कर रहे हैं, कमेंसमेंट डेट क्या है, इनिशियल मेजरमेंट क्या है, ये सब्सीक्वेंट मेजरमेंट क्या होंगी। देखिए, इनिशियल मेजरमेंट तो है कि आपने कमेंसमेंट डेट थी आपकी जो भी एसेट की, मतलब आपने राइट ऑफ यूज़ एसेट जो है अप्लाई किया और आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखें, अगर एंटिटी IAS 16 की बात कर रहे हैं एसेट्स की, अगर एंटिटी जाती है और एंटिटी रिकॉर्ड करती है कॉस्ट मॉडल के ऊपर, तो आप उसको कॉस्ट मॉडल पे लेकर चलेंगे। अगर वो IAS 16 पे रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाती है, तो रीवैल्यूएशन मॉडल के तहत आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सिमिलरली अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अगर वो फेयर वैल्यू मॉडल पे जाती है, तो हम इस पर रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है। तो कॉस्ट मॉडल वही जिस पे आप क्या करते हैं, आप कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे रिकॉर्ड करते हैं। और फेयर वैल्यू मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल आप लोग IAS 16 में पढ़ के आ चुके होते हैं, यू नो बेटर अबाउट दैट वन, कि हम उसे किस तरह से लेके चल रहे होते हैं। तो सेम वही है जो IAS 16 वाला है। उसके बाद है आपकी डेप्रिसिएशन की पॉलिसी क्या होगी। देखिए, कहते हैं इफ द लीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ लीज टर्म। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चा ना फंसता है, इसको आपने याद रखनी है कि आपको पता है लीज टर्म के एंड के ऊपर एसेट जो है लेसी को ट्रांसफर हो जाएगा, या इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट लेसी विल एक्सरसाइज द परचेज ऑप्शन अवेलेबल इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट, के जो भी लीज कॉन्ट्रैक्ट में परचेज ऑप्शन है वो उसको क्या करेगा, एक्सरसाइज कर लेगा। लेसी शेल डेप्रिशिएट द एसेट ओवर यूजफुल लाइफ। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एसेट को यूजफुल लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यूजफुल लाइफ कब आएगी, अगर आपको ये केस नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप डेप्रिशिएट करेंगे लीज टर्म और यूजफुल लाइफ विच एवर इज शॉर्टर। अगर आपको क्या है, देखें ऑप्शंस हम आएंगे तो ये देखेंगे डेप्रिसिएशन का क्या रूल है। नंबर वन, अगर आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द लाइफ एसेट ट्रांसफर हो जाना है, इफ़ यू आर सर्टन, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको जो उसकी यूजफुल लाइफ होगी क्या होगी,
जो आपकी यूजफुल लाइफ होगी आप उस पर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका एसेट ट्रांसफर नहीं होना, आपके पास ऐसे ना कोई प्रोबेबल है, ना कि ऐसे आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ, ना रिविजिबल सर्टेन है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे लीज टर्म कि हमने कितने अरसे के लिए एसेट लिया, और हम लेंगे यूजफुल लाइफ। क्या लेंगे? यूजफुल लाइफ। जो इसमें से शॉर्टर पीरियड होगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे इस पे देखते हैं कि लीज ए में कमेंसमेंट डेट है 1 जनवरी, यूजफुल लाइफ है 6 साल, लीज टर्म है 11 साल। हम उसको किसके ऊपर करेंगे? 6 साल में, बिकॉज हमें पता है कि क्या है क्या नहीं, बिकॉज उसने कहा है कि हम ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम शॉर्टर पे करेंगे। सेकंड में लीज टर्म 6 साल है और लाइफ जो 11 साल है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको जो इन दोनों में शॉर्टर लाइफ होगी हम उसके ऊपर ही क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे हो। इज दैट क्लियर? उसके बाद है प्रेजेंटेशन, जब हमने इसको प्रेजेंट करना है। एलएसी शेल प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल पोजीशन कि हम क्या क्या हम उसको जब प्रेजेंट करेंगे एसएफपी में। राइट टू यूज एसेट सेपरेटली फ्रॉम द अदर एसेट इन द नॉन करंट एसेट, कि जो आप आपका आर ओ यू होगा आप इसको सेपरेटली क्या करेंगे, प्रेजेंट कर रहे होंगे। लीज लाइबिलिटीज को आपने सेपरेटली जो है वो क्या करना है, आपने प्रेजेंट करना है। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपने बताना है करंट पोर्शन क्या है, और आपने बताना है नॉन करंट पोर्शन क्या है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या कहलाया है, इसके लिए मैंने आपको अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल जो है वो क्या किया है, वो मैंने जमा करवाया है। कि ये हमारा क्या था, ये हमारा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल था। उसमें हमने देख लिया था कि करंट में क्या है, नॉन करंट में क्या है। उसके अलावा in the statement of profit or loss, LSE shall present interest expense on lease liability and depreciation charge for the right to use it. जो इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द पीरियड होगा, ये आप कहेंगे कि भाई इतना है, और जो लीज जो आपकी डेप्रिसिएशन होगी आप उसको क्या करेंगे, आप बता रहे होंगे। और इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये सारे हम बता रहे हैं, बिकॉज हमारे लिए एस एफ पी भी इम्पोर्टेंट है, हम इसके टेक्स्ट में जाएंगे। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इम्पोर्टेंट है, हम कैश फ्लो में देख लेंगे। कैश फ्लो में हम क्लासीफाई करेंगे कि कितना प्रिंसिपल पोर्शन जो है वो हमने पे किया है। जो हम अपना अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना रहे थे, इसमें जब हम रेंटल्स पे कर रहे थे, तो उस रेंटल्स में हमने बाइफरकेट किया था कितना प्रिंसिपल पे हो रहा है और कितना इंटरेस्ट पे हो रहा है, ये हम बताएंगे। तो जो प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी होगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, जाके अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो हम पे कर रहे हैं आउटफ्लो लिखेंगे। और जो इंटरेस्ट पोर्शन हम लीज रेंटल का पे कर रहे हैं, हम उसको ऑपरेटिंग में भी लिख सकते हैं, फाइनेंसिंग में लिख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल किस में है, हम उसको कहाँ पे लिखें, ऑपरेटिंग पे लिखें। तो ये डिस्क्लोजर है जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमने इसको क्या किया है, बयान किया है। कुछ नहीं करेगा वो, आपसे पूछ ले भैया लीज बनाओ, आप लीज का सवाल दे और आपसे एक छोटी रिक्वायरमेंट पूछ सकता है, कैश फ्लो के एक्सट्रैक्ट मुझे बना के दे। आप एक्सट्रैक्ट्स तो पूछ सकते हैं, बिकॉज कैश फ्लोज जो है वो आपने पढ़े हुए हैं अखबार में, वो एक्सट्रैक्ट्स तो पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे जानी है और कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर नहीं जानी, शुड नो दैट थिंग। उसके बाद है हमारे पास डिस्क्लोजर। ये प्रेजेंटेशन थी कि हमने प्रेजेंट कैसे करना है। अब हम बात करते हैं किसकी, डिस्क्लोजर की, कि हमने क्या कुछ जो है वो डिस्क्लोज आउट करके देना है। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब हम डिस्क्लोजर की बात करेंगे तो हम देखेंगे राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट क्या है, हम उसको यहाँ पे देखेंगे। तो बहन ये मेरा क्या है, ये मेरा डिस्क्लोजर है, इसको हम बता रहे हैं कि हमारा राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कितना है, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद इफ द लेसी मेजर द राइट टू यूज ऑफ एसेट एट एन रिवैल्यूड अमाउंट एज प्राइस 16 या 40, lessee shall disclose the revaluation related disclosure for that right to use asset। वो जो आपके हैं, जो आप IS 16 में पढ़ के आ चुके होते हैं, रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन, वो आपने क्या करने हैं, वो आपने यहाँ पर बताने होंगे। क्या करने होंगे, वो आपने यहाँ पर बताने होंगे। कितना सरप्लस जो है वो मेरा मौजूद है, कितना सरप्लस ट्रांसफ़र हो चुका होगा, सारा कुछ बताएंगे।
फिर एलएसी शेल डिस्क्लोज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपका मेच्योरिटी एनालिसिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो आप बताएंगे। The LSE shall disclose the maturity analysis of lease liability for the remaining contractual future lease payment। आपने सिंपल बताना है इसमें क्या है कि आपके लीज रेंटल्स कितना बाकी है, एक साल में कितना पे करना है, एक साल के बाद 2 साल में कितना पे करना है, 2 साल के बाद 3 साल के बाद। ये आपने एक टेबल बना के बताना कि हमारी रिमेनिंग कितनी पेमेंट जो है वो है बाकी है। आप पहले 5 ईयर्स का बताएंगे कि पहले साल में कितनी करनी है, पहले से दूसरे में कितनी है, दूसरे में तीसरी, तीसरे चौथी, चौथे पांचवी, और पांचवे के बाद जो होगा वो टोटल का सम आप बता रहे होंगे। ये आपका आ जाएगा डिस्क्लोजर। उसके अलावा आप नरेटिव डिस्क्लोजर एक्सप्लेन भी करेंगे कि नेचर ऑफ लीजिंग एक्टिविटीज़ क्या थी, इन्फॉर्मेशन अबाउट परचेज ऑप्शंस या गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि हमारी गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है और अनगारंटेड क्या होती है, वो डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट रेट क्या है, कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स क्या है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे टाइटल पे लगाई गई है, ये सारा कुछ हमने क्या करना है यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। चलिए जी, अब हम सवाल करते हैं। चलिए जी, ये सवाल देखते हैं और इस सवाल से हम सारा जो भी हमने डिस्कशन वगैरह पढ़ा है हम उसको बनाते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वो हमें क्या कहता है, जो एंट्रीज बनानी है 11, 12, 13 के लिए, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं एसओएफपी के, रेलेवेंट नोट्स बनाने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलॉन्ग विद द कंपैरेटिव फिगर। अब देखें जी, नोट में है, अगर नोट्स रिक्वायर हैं आपको लीज के लिए, लेसी ने लीज एसेट एज पर आई 16 बतानी है, एज वेल एज मेच्योरिटी एनालिसिस भी बताना है। अभी जो हमने बात की डिस्क्लोजर की, ये आपने लास्ट में बताना होगा आपको। अगर सवाल बेशक साइलेंट है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आपने नैरेटिव एक्सप्लेनेशन भी बतानी है कि भाई ये चीज़ इसमें हमारी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है तो आपने देखना है किसकी बुक में हम सवाल कर, तो यहाँ पे बेशनर बिच्चों के बता दिया लेसी, तो हम लेसी के लिए क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट है, ऑन 1 जुलाई 2010 मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड एमटीएल एक्वायर्ड मशीन ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक, डिटेल्स ऑफ द लीज आर एज फॉलो। ये है जी, आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन 20 मिलियन है, लीज टर्म यूजफुल लाइफ जो है 4 साल और 10 साल रिस्पेक्टिवली है। इंस्टॉलमेंट 5.8 मिलियन इज टू बी पेड एनुअली इन एडवांस ऑन 1 जुलाई। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एडवांस है, तो हमारी बात हो रही है एनविटी ड्यू की। इसकी बात कर रहे हैं हम, एनविटी ड्यू की बात जो है वो हम इसमें कर रहे हैं। उसके बाद कहता है इंटरेस्ट रेट जो है 15.725879% है। At the end of lease term, MTL has an option to purchase the machine on payment of rupees 2 million. The fair value of the machine at the end of lease to be expected to be rupees 3 million. It is reasonably certain that at the inception of the lease, the lessee will exercise the option to purchase the net asset. MTL depreciate on the straight line method to a nil residual value। तो ये सवाल है हमारा, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना। गॉट इट? देखें, जब सवाल शुरू होगा ना आपका लीज का, तो दो वर्किंग्स आप सबसे पहले बनाएंगे, एक लीज रीपेमेंट्स की और एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की। इसके बनाएंगे लीज पेमेंट्स की और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की। आप सारी वर्किंग जो है वो क्या करेंगे, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखते हैं, अब पहले हम निकालते हैं हमारी लीज पेमेंट्स। ये लीज के सवाल में आपने स्टार्ट ही कहानी यहाँ से करनी है, वर्किंग नंबर 1 से लीज पेमेंट की। उससे कहा है 5.8 मिलियन की हमने पेमेंट्स करनी है, लीज टर्म 4 साल है, 10 साल है, जुलाई में। तो 4 पेमेंट्स हैं। ओके, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज 5.8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 4। उसने कहा है वी आर रीजनेबली सर्टेन कि हम एसेट खरीद लेंगे 2 मिलियन का, तो हमें ये भी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मिलियन की हमारी भी पेमेंट जाएगी। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 2 मिलियन, कितना बनता है बताएं, टोटल बताएं। हमारी लीज पेमेंट्स बनेंगी 2,200,000,000, ये आपकी बनेंगी लीज पेमेंट्स। अब आपने निकालनी है
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। क्योंकि ये ऑर्डिनरी एनुटी ड्यू है, तो इसमें अगर पीवी में आएंगे आ रहेगी हमारे पास पहली पेमेंट, ये तो हमारे पास एज इट इज ही आ जाएगी 5.8 मिलियन प्लस 5.8 मिलियन, और हम फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे एनुटी का 1 माइनस 1 प्लस 0.15, क्या रेट था 725879, 725879 ये आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये 3 पेमेंट्स है, बिकॉज एक पेमेंट एडवांस है, एक आ जाएगी हमारे पास -3। डिवाइड करेंगे हम इसको आर पे, आर बनेगा हमारे पास 0.15725,879। तो इसकी पीवी आ जाएगी हमारे पास कितनी 1,84915। ये तो आगे पीवी इसकी जो रेगुलर पेमेंट्स है, एक ये भी तो है 2 मिलियन का जो हमें 4 साल के बाद पे करना है, इसकी पीवी निकालते हैं हम, दैट इज 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.15725,879, रेस टू पार करेंगे हम इसका -4 1,115,085। इन दोनों को जमा करें कितना बनता है आंसर। तो इसका मतलब हमारी जो कैश प्राइस थी वो इतनी ही थी, तो यही हमारे पास पीवी आ रही है। इस पे हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना होता है। अब इसके साथ ही हम बनाएंगे वर्किंग नंबर 2, दैट इज लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। यहाँ पे हम ले लेंगे डेट, यहाँ पे हम ले लेंगे रेंटल्स, यहाँ पे हम ले लेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पे हम ले लेंगे इंटरेस्ट, इसका रेट था हमारे पास, भी देखते हैं क्या था, और यहाँ पे हम ले लेंगे बैलेंस। इंटरेस्ट रेट सारी 1,572,5,879, 1,572,5,879%, ये हमारे पास आ गया। अब हमारी लीज की इन्वेस्टमेंट हुई थी 1 जुलाई 2010 को, और उस वक्त हमने इसको रिकॉर्ड किया 20 मिलियन को। उसी वक्त ही हमारी पहली पेमेंट हो गई थी 5.8 मिलियन की, और सारा हमारा प्रिंसिपल ही पे हुआ था, इंटरेस्ट अभी कोई नहीं हो रहा, इंप्रूव हुआ था। तो हमारा प्रिंसिपल कितना बच गया, बैलेंस हमारे पास 14200 बच गया। अब अगली पेमेंट हुई है हमारे पास यकम जुलाई 11, फिर हुई है यकम जुलाई 12, फिर हुई है यकम जुलाई 13। ये हुई है 5.8 मिलियन की पेमेंट, ये हुई है 5.8 मिलियन की पेमेंट, ये हुई है 5.8 मिलियन की पेमेंट। उसने कहा था एट द एंड, एंड होगा हमारे पास 30 जून 14 को
हम 2 मिलियन जो है वो भी क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो ये हमने सारी पेमेंट्स की। अब हम यहाँ पे अपनी इंटरेस्ट की वर्किंग जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करें, आपके पास इंटरेस्ट बैलेंस था 1420000, इंटरेस्ट रेट लगाएं आप 0.15725879, 23307। प्रिंसिपल कितना रिपे हुआ हमारा, 356692। और रिमेनिंग बड़ा कितना बचा, 00075 आगे में। कितनी पेमेंट हुई, 1672144। प्रिंसिपल कितना रिपे हुआ हमारा, 4। बाकी कितना बचा, फिर निकाल लें आप। कितना बना, 1। प्रिंसिपल कितना पे हुआ, बैलेंस कितना बचा, 17283। अब निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 0.1572589, कितना बनता है, 271778। और प्रिंसिपल कितना आया, कितना बना प्रिंसिपल, 1728 ट्रिपल टू, यही बनेगा, खत्म हो जाएगा। इसका सम करेंगे, इसका सम होना चाहिए आपका 2520, इसका सम होना चाहिए आपके पास 20 मिलेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। सर ये आपने बना लिया। अब आपकी कहानी जो है वो क्या हो गई है, सिंपल हो गई है। हम आते हैं रिक्वायरमेंट पे। जो एंट्रीज है 11 की, 12 की और 13 की। तो हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011, डेबिट। यहाँ आ गई हमारे
क्रेडिट। तो हमने लिया था 1 जुलाई को, 1 जुलाई 10 को हमने लिया था राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, 20 मिलियन से डेबिट हुआ। और लीज लाइबिलिटी जो है वो क्या हुई, 20 मिलियन से क्रेडिट हो गई। पहली एंट्री तो हम ये पास करेंगे। फिर हमने इमीडिएट पेमेंट की थी। लीज लाइबिलिटी जो है वो 5.8 मिलियन से डेबिट हुई थी। और बैंक जो है वो 5.8 मिलियन से क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था हमारे पास। फिर इसको जो कि डेप्रिशिएट करना है, 30 जून 11 आ गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब लाइफ पे होना है बिकॉज हमने इसको लेना है 10 साल है। तो 20 मिलियन को 10 पे डिवाइड किया, 2 मिलियन आ गया। तो 2 मिलियन से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो जाएगी, 2 मिलियन से डेबिट हो जाएगी। क्योंकि पूरा साल हमारा एक्रूड रहा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की भी एंट्री हम पास करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा। देखिए अभी जो कि हमने पे नहीं किया वो अगले साल पे होना है, ईयर एंड के ऊपर पे नहीं हो रहा। तो इंटरेस्ट पेएबल जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करें तो वो था हमारा 22333074, 22333074, यहाँ पे भी आ गया 22333074। ये तो होगी हमारे पास एंट्री इसकी 11 की। अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज बार। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 12। अब हमने यकम जुलाई को पेमेंट की है, 1 जुलाई 11 को 5.8 मिलियन की। तो बैंक से तो गया था हमारे पास 5.8 मिलियन, वो हो गया क्रेडिट। ये आपके पास इंटरेस्ट पेएबल था, यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट पेएबल जो है वो हो गया क्रेडिट। कितना था, 223374, ठीक है। और प्रिंसिपल पेमेंट थी 35666925। प्लीज 35666925 ये आ गया। अब आ रहेगा ईयर एंड 30 जून 12, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 2 मिलियन की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। इंटरेस्ट है हमारा 1672,144, 1672,144, 1672,144, ये भी हमारे। उसके बाद है हमारे पास फॉर द ईयर 30 जून 13, 1 जुलाई 12, बैंक जाएगा हमारा 5.8 मिलियन से। इंटरेस्ट पेबल जाएगा 1672,144 से। और ये जाएगा 4127,856 से।
कितना था? 4127,856। 4127,856। 4127 ये आ जाएगा। आ जाएगी हमारे पास 30 जून देना। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट 2 मिलियन। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन जो है वो हो जाएगी 2 मिलियन से क्रेडिट हो जाएगी। फिर आ जाएगा रही हमारे पास 30 जून 13। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट पेएबल जो है क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा 1023,003 1023,003 1023 और ये भी आ जाएगा 1023। तो ये एंट्रीज जो है वो हमने सारी पास करनी थी। अब हम बनाते हैं एक्सट्रैक्ट्स। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन 30 जून 2012। तो अलॉन्ग विद कंपैरेटिव बनाने हैं। आ जाएगा 2012, यहाँ पे आ जाएगा 2011। तो हम यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहले एसेट्स और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। हम यहाँ पे ले लेंगे राइट ऑफ यूज, वो हमारा सेम रहेगा। आप उसको दो वे में लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट एज ग्रॉस एज अ कैरिंग वैल्यू। तो हम ग्रॉस लिखते हैं। हमने लिया था 20 मिलियन का, हमने यहाँ पे लिख दिया 20 मिलियन का। यहाँ भी हमने लिख दिया 20 मिलियन का। यहाँ पे हम इसमें लेस करवाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 2 मिलियन की यहाँ पे थी और 4 मिलियन की जो हुई वो इस साल में हुई। तो ये बन गया हमारे पास 16, ये हमारे पास बन गया 18 मिलियन। फिर हम लिखेंगे लाइबिलिटीज। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। लीज पेमेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास करंट लाइबिलिटीज। ये भी देख लेंगे हम लीज की। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट पेबल। अगर लीज पेमेंट्स की बात करें तो एक साल के बाद ये था हमारा ईयर एंड हुआ था 2011 का। इधर एंड इधर एंड हुआ था 2011। तो अगले एक साल के बाद जो हमने पे करना था वो था 10,633,075। हम यहाँ लिख लेंगे 10,633,075 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6505210। हम लिख लेंगे सॉरी 6505220। 6505220 ये आ जाएगा। करंट पोर्शन में क्योंकि हमने अगले साल ये पे करना था 3566,925, हम लिख लेंगे जी 3566,925 और यहाँ पे हम लिखेंगे 4127,856। 4127,856। अगर हम इंटरेस्ट पेबल की बात आएंगे तो ये हमारा ये पे है, इसका देगा हमारा ये पे।
1672 144 1 1672 144 और इसका इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 223074 22333074 ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लें। ठीक है जी, एक्सट्रैक्ट क्लियर है। उसके बाद हम बनाएंगे डिस्क्लोजर, और डिस्क्लोजर में आपने लिखना है अपना मेच्योरिटी एनालिसिस। क्या लिखना है आपने अपना मेच्योरिटी एनालिसिस। पहले लिखेंगे हम करंट ईयर का 30 जून 12 का। सिंपल, आपने इसमें क्या लिखनी है, आपकी पेमेंट्स कितनी है। अगर 12 पे है, 2 साल के बाद अगर हमने पे करना है, तो लेस देन 1 ईयर जो हमने पे करना है वो हमने पे करना है 5.8 मिलियन। ठीक है। उसके बाद 1 साल के बाद, लेकिन 2 साल के अंदर मोर देन 1 एंड लेस देन 2 भी हमने पे करना है 5.8 +2, ये बनेगा हमारा 5 2 7 7.8 मिलियन हमने पे करना है। तो 2012 में अगर हम देखें जाकर, तो अब हमारी जो टोटल पेमेंट्स होनी है 7 और 16, ये बनेगा 15,600, ये बनेगी हमारे पास। और अगर हम इधर आए, दैट इज 30 जून 11 को, तो लेस देन 1 ईयर जो है वो 5.8 है। लेस देन 1 ईयर 5.8 है। फिर मोर देन 1 लेस देन 2, ये भी 5.8 है। फिर मोर देन 2 एंड लेस देन 3, ये 7.8 है। ये बनेगा कि 20, सॉरी 15 और 4, ये बन जाएगी आपके 5 और 5 10 7 17 18 19,400 जो है, ये आपका मेच्योरिटी एनालिसिस बन रहा है। इज दैट क्लियर? आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो देखते हैं अब क्या है और कैसे नहीं है। बिकॉज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो स्केड्यूल है, जिसको हमने क्या करना है, लेकर चलना होता है। कहते जी, a lease was signed on 1st April 2004 for 5 years. Annual rental payable at the beginning of each year is 5,000. Useful life of equipment was 8 years and interest rate जो है 25% है। Pay value of equipment जो है set is 17,037. Lease contain and purchase option to be exercised at 700. It is reasonably certain that option will be exercised by lessee. ये उसने हमें बताया, ये रेंट जो है वो ये है। हमने बनाना है लीज मॉडल है, स्केड्यूल, एक्सट्रैक्ट और डिस्क्लोजर नोट हमने बनाना है लीज का। तो पहले कहा था, सबसे पहले जो है आप इसका स्केड्यूल जो है वो बना देते हैं, क्या है कैसे नहीं है। तो यहाँ पे आ रहेगा हमारे पास डेट, यहाँ पे आ रहेगा हमारे पास रेंटल्स, यहाँ पे आ रहेगा हमारे पास प्रिंसिपल की रीपेमेंट, यहाँ पे आ रहेगा हमारे पास इंटरेस्ट, और यहाँ पे आ रहेगा हमारे पास बैलेंस। ये उसने हमें यहाँ पे बता दिया। अब डेट है हमारे पास, लीज वॉज साइंड ऑन 1 अप्रैल 2004। तो 1 अप्रैल 2004 के ऊपर फेयर वैल्यू जो है वो 17,037 है, तो हम इसको भी रिकॉर्ड करेंगे, यही बैलेंस हमने पे करना है। वो हमारे पास आ गया 17,037। एनुअल रीइंटल पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर इज 5,000, तो हमने साथ ही पेमेंट कर दी 1404 की, और ये हमने कितनी पे की है 5,000। ये सारे के सारी हमारी प्रिंसिपल की रीपेमेंट हुई है, इंटरेस्ट तो इसमें आया ही नहीं है हमारे पास। तो 17 में से 5,000 गया, हमारे पास कितना बचा, 12,037 जो है वो बच गया। अब 8 ईयर लाइफ है, इंटरेस्ट रेट 25% है, और परचेज ऑप्शन है 700 रुपया। ठीक है जी, और वो सर्टेन है, ठीक है जी।
अगली पेमेंट हुई है हमारे पास यकम 4/5 को 5,000 रुपया। ये 1 साल हो गया। फिर यकम 4/6 को 5,000 रुपया। ये 2 साल हो गए। फिर यकम 4/7 को 5,000 रुपया। फिर ये 3 साल हो गए। फिर यकम 4/8 को ये आपकी 5 पेमेंट्स जो हैं वो क्या हो गई, पूरी हो गई। और उसे कहा एट द एंड ऑफ द पेमेंट 700 रुपये पे हम इसे क्या कर रहे हैं, 31 मार्च 09 पे हमने इसको क्या किया, हमने 700 रुपये पे इसको रिकॉर्ड कर लिया। ये उसने हमें यहाँ पे बता दिया। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करते हैं कितना बनता है कितना नहीं बनता। इंटरेस्ट रेट जो है उसने जो हमें गिवन किया है वो कितना है, डेट इज 25%। कितना है, 25% जो है वो उसने हमें क्या किया है, यहाँ पर गिवन किया है। तो 12,037, अगर हम इस 25% कितना आएगा इंटरेस्ट, 3,009। 3,009 की पेमेंट जो है वो हमने इंटरेस्ट की है। बाकी जो प्रिंसिपल की पेमेंट हुई है डेट इज़ 1991। और रिमेनिंग हमारे पास बचा 12,037 में से 1991 चला गया तो हमारे पास बचा 10,046। अब हम इसके ऊपर भी करते हैं 10,046। इसके ऊपर भी हमने लेना है कितना, 25% लेना है। कितना बनेगा बताइएगा ज़रा। 2512। ये आगे हमारे पास आ गई 2512। 5,000 में से ये पे किया, 2512, 2488 हमारे पास किसके पे हुए हैं, प्रिंसिपल के रिपेमेंट के हमारे पास आ गए। तो 5,000 में से ये चला गया 10,000 2488 के, तो हमारे पास बचा 7, 5, 8। भी बन गया हमारे पास 7, 5, 5, 8। डेट इज 25%। डेट इज 25%। कितना लेंगे, 7, 5, 5, 8 का हम लेंगे 25%। करेगा हमारे पास 188, 1890। ये आ गया हमारे पास। तो 7,588, 5,000 में से 1,890 यहाँ चला गया। तो रिमेनिंग हमारे पास बचा रही 3,110। तो 7,548 ये आ गया। अगली पेमेंट हमने फिर कर दी और 48। इसके ऊपर हमने लिया 25%। ये बना हमारे पास 4, 4, 8, 4, 12, 12। और ये बन गया 1,1,2। सॉरी 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 सॉरी, ये आ रहेगा हमारे पास इधर 1,1,1,2। यहाँ रहेगा हमारे पास 3,8,8। अब 4,4,8 में से अगर हमने ये लेस करवाया 3,8,8 तो बचा हमारे पास 560। ये 700 था भाई, ये 700 था, 7,000 नहीं है, ये 700 था। अब हम 560 का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। 560 का अगर हम लेंगे 25%, कितना आएगा हमारे पास, 560 का 25%, 140। 140 ये आ गया। और ये हमारे पास क्या आ गया, 560 आ गया। सर ये आपका पहली रिक्वायरमेंट थी, लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं 31 दिसंबर 2004 के। एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, हमने लिख लेते हैं कंपनीज एक्सट्रैक्ट। एस एफ पी के बनाएंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कब है, 31 दिसंबर 4 को। 31 दिसंबर 04। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे नॉन करंट
एसेट्स। तो सबसे पहले आ जाएगा जी हमारा राइट ऑफ यूज, वो तो 17,037, ये इस 17,037 ये आ गया। इसके बाद हम इसकी लेस करवाएंगे डेप्रिसिएशन। अब देखिए हमने कितने का रिकॉर्ड किया था, हमने रिकॉर्ड किया 17,037 के ऊपर, 17,037। लीज टर्म जो है दैट इज लाइफ 8 ईयर है और लीज टर्म 5 साल है। हमें पता है हमने किसके ऊपर जाना है, अगर हमें श्योर है कि हम इसको बाय कर लेंगे तो हम उसके 8 पर डिवाइड करेंगे। मतलब हमने लिया अप्रैल में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो याद है कि हमारे पास 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन। तो कितनी बनती है डेप्रिसिएशन जरा बताइएगा। 17,037 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9/12, कितनी बनती है डेप्रिसिएशन? 1597। ये आपके पास आ गया डेप्रिसिएशन। इसमें से लेस करवा देंगे 1597, बस आ जाएगी कैरिंग वैल्यू, वो बनती है 15,001, 2, 3। ये बन गई हमारे पास कैरिंग वैल्यू। अब हम लिखेंगे यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी। सर 1 साल के बाद जो हमने पे करना है वो 10,046 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास लीज की नॉन करंट लाइबिलिटी 10,046। और जो हमारा करंट पोर्शन है जो हमने नेक्स्ट ईयर जो है वो पे करना है, वो हमारे पास कितना होगा, दैट इज 1991। ये आ गया जी हमारे पास 1991। और सेकंड हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट पेबल। अब इंटरेस्ट था हमारा 3,009, ये तो 12 महीने का, लेकिन हमारा ईयर दिसंबर पे हो रहा है, तो इसको हम करेंगे 9/12। इतना करेंगे फिर फोर्थ द ईयर है ना, बाकी तो नहीं आएगा ना इसमें, तो करेंगे 9/12। कितना बनेगा, 2257 आ जाएगी हमारे पास 2257। ये हमसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और अगर उसने एंड पे कहा था डिस्क्लोजर नोट बनाना है, मतलब हमने मेच्योरिटी जो इसका डिस्क्लोजर नोट बनाना है, हम उसको भी अगर देख लेते हैं नंबर सी, दैट इज हम यहाँ लिखेंगे कंपनी नेम जो भी होगा, साथ हम देंगे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004। तो जब हम नोट्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारा मेच्योरिटी एनालिसिस होता है, मतलब जो हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स हैं, हम उसकी बात करेंगे, इसकी कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स की। तो लेस देन 1 ईयर लिख लेंगे हम, लेस देन 1 ईयर। ये तो है जी हमारी 5,000, यानी कि हमारी मोर देन 1, लेकिन लेस देन 2 ईयर, 1 to 2 ईयर अगर हम लिख लें, ये भी हमारी 1 साल के बाद 200 के अंदर पे करनी है, वो भी कितनी है, 5,000। फिर 2 to 3 ईयर्स, मतलब 2 साल के बाद, लेकिन 3 साल के अंदर जो हमने पे करनी है वो भी कितनी है हमारी
5,000 है। फिर हमारे पास आ जाएगी 3 to 4 ईयर्स। 3 साल के बाद, लेकिन 4 साल के अंदर वो कितनी है, 5 साल के बाद। और 5 साल के बाद, लेकिन 4 साल, 4 to 5 ईयर, 4 साल के बाद, लेकिन 5 साल के अंदर, वो तो हमने एंड पे पे करना है 700 रुपया। तो टोटल पेमेंट जो हमने, टोटल एंड डिस्काउंटेड पेमेंट्स, 5, 20, 20 हज़ार 700, ये हमने करनी है। ठीक है। बाकी आप अंग्रेजी पे लिख देंगे कि कंपनी ने एग्रीमेंट किया हुआ है, लीजेबिलिटी हमारी ये है, इंटरेस्ट रेट हमें इतना पे करना है, तो ये सारा कुछ आप लिख के बताएंगे। दैट इज़ द क्वेश्चन। ये